बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। लास्ट टर्न पे आप लोगों का हुआ था कि मार्जिनल और कंडीशनल आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किए थे शायद, ठीक है? तो आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी, द marginal probability of x is defined by probability of x is equal to x is equal to summation p x x y is equal to small y, और आपका समेशन किस पे वेरी करता है? स्मॉल y पे। तो इन दैट केस हम जब मार्जिनल किसी का निकालेंगे, आपको लास्ट एग्जाम्पल पे याद होगा हम लोग ने पीएमएफ निकाला था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास फंक्शन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा डिस्क्रीट केस रहता है। तो हम जो है डिस्क्रीट केस पे ही जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इसको बोलते हैं, फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, कोई हमें जॉइंट पीएमएफ या पीडीएफ दिया रहता है। जॉइंट का मतलब क्या है? टू डायमेंशनल, जहां पे हमें मोर देन वन वेरिएबल दिया रहता है, और हमारा टू डायमेंशनल मतलब बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई एक्स वाई दिया है, उसका कुछ ज्वाइंट पीडीएफ होता है या पीएमएफ होता है। तो जब हमारा ज्वाइंट रहता है तो हम ज्वाइंट से क्या करते हैं, हमें गिवन है कि ये ज्वाइंट पीएमएफ या पीडीएफ है, इससे हमें बताना है कि एक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक्स का फंक्शन कौन सा है, या फिर वाई का फंक्शन क्या है। तो हम क्या करते हैं, इन जब कॉन्टिन्यूअस केस होता है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हम इंटीग्रल ले लेते हैं, और जब हमारा डिस्क्रीट केस होता है तो उसमें हम समेशन लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय, मतलब हमें एक्स का निकालना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट मींस जो हमारा समेशन रहेगा वो हमारा समेशन रहेगा वाई पे। तो मार्जिनल डेंसिटी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए करना है, तो हम समेशन या फिर इंटीग्रल उसके अनदर वेरिएबल पे करते हैं। अगर यहीं पे आपका हो जाता कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो वाई हो जाता, तो आपका ये समेशन क्या हो जाता, समेशन एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई। ओके, तो आपका इस केस में क्या है कि जब भी हम
मार्जिनल की बात करते हैं तो इट मीन्स हमें उस वेरिएबल की जो है फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। अगर इसी की जगह हमारा इंटीग्रल कॉन्टिन्यूअस ये होता तो हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाता और इंटीग्रल में आपका क्या हो जाता, इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी वाई, मतलब आपका डेंसिटी फंक्शन और डी वाई पे वो इंटीग्रेट होता है। इसी तरीके से आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो है प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है कि जब कोई इंटरसेक्शन होता है, किसी भी फंक्शन का इंटरसेक्शन अपॉन उसका हम क्या करते हैं, मार्जिनल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, लेट एक्स वाई बी अ डिस्क्रीट टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, then the conditional discrete density function और या conditional probability mass function, इसे हम probability mass function या फिर conditional probability distribution कहते हैं, of y given the value of x given the value of y is defined as, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x given, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें y की वैल्यू वी नो दैट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x, ये आपका डिवाइडेड साइन नहीं होता, ये गिवन साइन होता है, दिस इज गिवन साइन। कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x गिवन कैपिटल y इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 दिया है। अगर हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3 कुछ भी रहता तो हम वो मेंशन करते। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। तो आपका ये क्या है, ये आपका जॉइंट डेंसिटी है, ये आपका जॉइंट पीएमएफ है, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, मार्जिनल पीएमएफ है। तो आपका जॉइंट क्या होता है, जॉइंट आपके एक्स वाई दोनों का होगा, और सिंगल जो होगा मार्जिनल आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल आपका केवल जो भी गिवन होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, y, तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, मार्जिनल ऑफ y से। नाउ वी कंसीडर example for the joint probability distribution of two random variables x and y given below। हमें जो है x और y का जो है रैंडम वेरिएबल हमें गिवन है, हम जो है x जो डिफाइन किए हैं वो हमारा डिफाइन है कॉलम में, ठीक है, जो ये हम रो में डिफाइन कर रहे हैं ये x की वैल्यूज है, और जो हम कॉलम में डिफाइन कर रहे हैं ये हमारी y की वैल्यूज है, ओके। और ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ये आपका P11 का मतलब क्या है, दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका ये प्रोबेबिलिटी 11 के लिए ये वैल्यू गिवन रहती है। आपको कोई टेबल दी हुई है और आपको फाइंड करना है, फर्स्ट है फाइंड marginal probability distribution of x and y, and second है आपका the conditional distribution of x given the value of y is equal to 1 and that of y given the value x is equal to 2। तो आपको इसमें टू केसेस कैलकुलेट करने हैं, फर्स्ट आपका मार्जिनल निकालना है, सेकंड आपका जो है कंडीशनल निकालना है, और मार्जिनल में भी हमें दोनों के लिए निकालना है, मतलब x और y दोनों बोथ केस आर कंसीडर। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x y इज इक्वल टू y, और आपकी लिमिट जो वेरी करेगी y से करेगी। यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब हमारी जो x पे हम x की कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है ना, तो 4 वैल्यूज के लिए हम वैल्यूज
फाइंड करेंगे, सबके लिए मार्जिनल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन y की वैल्यू भी 1 से 4 तक है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू स्मॉल y। क्यों, क्योंकि हमारा x तो फिक्स है बट y की वैल्यूज हम चेंज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। ये आपकी वैल्यूज कहाँ से डिफाइन होगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो हम टेबल में देखेंगे हमारा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/36। फिर इसी तरीके से हमारा सेकंड क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3/36 आ रही है, 3/36 आ रही है। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, तो हमारी क्या आ रही है, 2/36 आ रही है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी क्या आ रही है, 1/36 आ रही है। तो हमारा टोटल क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 10/36। तो इट मीन्स जो आपकी ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई आपकी ये वैल्यू हो जाएगी मार्जिनल ऑफ x1, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1। मतलब आपकी x की वैल्यू जब 1 होती है तो ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से यही वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, अगर x के लिए मार्जिनल तो एक टेबल से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि x की वैल्यूज हमारी कौन कौन सी है, 1, 2, 3 एंड 4। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, सिमिलरली यही मेथड यूज करके हम जो है यहाँ पे देख ले रहे हैं, ये हमारा क्या आ जा रहा है, मार्जिनल ऑफ x2, मार्जिनल ऑफ x3 एंड मार्जिनल ऑफ x4। ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, दिस इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसको हमने टेबल के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हमें मार्जिनल ऑफ y निकालना है तो मार्जिनल ऑफ y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल ऑफ y के लिए हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, x के लिए निकाला था तो हमने क्या किया था कि x को फिक्स करते थे और y को हम वेरी करा रहे थे। इसी तरीके से जब हम y के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x को फिक्स करेंगे, y को फिक्स करेंगे और x को वेरी कराएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू समेशन, समेशन आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, क्योंकि ये हम मार्जिनल ऑफ y निकाल रहे हैं तो इसलिए हमारा x से रहेगा और x की वैल्यू 1 से 4 तक है। Summation x is equal to 1 to 4, probability y is equal to 1, x is equal to small x, क्योंकि small x की वैल्यू हमारी 1 से 4 तक है। तो हमारा ये डिस्क्रीट केस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y is equal to 1, x is equal to 1 प्लस प्रोबेबिलिटी y is equal to 1, x is equal to 2, प्रोबेबिलिटी y is equal to 1, x is equal to 3 प्लस प्रोबेबिलिटी y is equal to 1, x is equal to 4। आपकी प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। तो आपका टेबल में क्या है, अगर हमारा y भी 1 है और x भी हमारा 1 है तो ये हमारी क्या हो रही है, 4/36। और अगर हमारा y 1 है बट x हमारी 2 हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/36। इसी तरीके से y अगर हमारा 1 है और x हमारा 3 है तो क्या हो जाएगा, 5/36। तो इट मीन्स आपके कॉलम का जो टोटल आएगा वो आपका हो जाएगा मार्जिनल ऑफ y इज इक्वल टू 1, मतलब आपका y1 मार्जिनल ऑफ y1 हो जाएगा। तो आपने डिफरेंस ये चीज देखा, अगर आपको कोई टेबल दी जाती है उस केस में पूछा जाता है तो आपका जो है
मार्जिनल ऑफ x1 क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट रो का टोटल हो जाएगा। मार्जिनल ऑफ x2 क्या हो जाएगा, वो सेकेंड रो का टोटल हो जाएगा। ओके और अगर आपसे मार्जिनल ऑफ y पूछा जाता है तो मार्जिनल ऑफ y का मतलब क्या है, आपको जितने भी वेरिएबल्स में जितने भी नंबर्स दिए हैं इसमें आपका y की क्या क्या वैल्यूज है 1 से लेके 4 तक। इट मींस आपको y की 4 कंडीशंस तक आपको बताना है कि y के लिए क्या क्या वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे कि y1 हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम का जो सम आएगा वो हमारा y1 हो जाएगा, दिस इज द मार्जिनल ऑफ y1। सेकेंड कॉलम का जो सम आएगा वो हमारा हो जाएगा मार्जिनल ऑफ y2 एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर मार्जिनल ऑफ y3 एंड y4। तो आपका मार्जिनल पीएमएफ जो है वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट वन आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाता है, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x given the value of y is equal to 1 is defined as follows। मतलब हमारा क्या है, x है, x given y is equal to 1 हमें given है। तो क्या हो जाएगा, probability of x is equal to small x given y is equal to 1, probability x is equal to small x, y is equal to 1, probability y is equal to 1। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर x is equal to 1 ले रहे हैं तो probability x is equal to 1, y is equal to 1, this is equal to probability x is equal to 1 intersection y is equal to 1 upon probability y is equal to 1। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि conditional probability distribution is the ratio of joint distribution and marginal distribution of y। ठीक है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x and y and marginal of y when x given y, but in case of y given x तो आपका क्या हो जाता है, the joint distribution of x and y और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका मार्जिनल ऑफ x, क्योंकि जो आपका गिवन होता है वो आपका डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, आपने टेबल में देखा कि आपका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, 4/36, और प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया वो आपका 11/36 आ रहा है। तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, 4/11 आ जाएगा। तो आपका द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी x की जो टेबल बनेगी, आपकी x की वैल्यू 1 हो रही है तो उसमें 4/11 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 हो रही है तो उसमें आपका 1/11 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 हो रही है तो उसमें आपकी वैल्यू 5/11 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 हो रही है तो उसमें आपकी जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/11। सिमिलरली आप जो है इसी तरीके से y के लिए भी कर सकते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 2, जो हमें गिवन रहता है उसी पे हम निकालते हैं। ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 1 बताएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि x इज इक्वल टू 2 पे ही बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, मतलब गिवन हमारा x इज इक्वल टू 2 है बट y की हमारी वैल्यूज चेंज होगी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम टेबल, हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 1/9। तो हम टेबल में डिफाइन करेंगे द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। तो आपका ये y हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यूज चेंज हो जाएगी और ये आपके हो जाएंगे यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 है तो आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/9,
y की वैल्यू 2 है तो आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/3, y की वैल्यू 3 है तो आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 5/3, और y की वैल्यू 4 है तो आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2/9। तो ये आपका जो है डिस्क्रीट केस में हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा कॉन्टिन्यूअस केस के लिए, let joint probability density of a two dimensional random variable x y is given by, तो आपका क्या है, कोई ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2। 2 हमारा कब होगा, जब हमारा x वेरी कर रहा है 0 से 1 और y वेरी कर रहा है 0 से x के ऊपर और 0 अदरवाइज। फर्स्ट आपका है द फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। Second one, find the conditional density function of y given x is equal to x and conditional density of x given y is equal to y. And third one है check the independence of x and y. जब हमारा इंडिपेंडेंस होता है तो इंडिपेंडेंस का मतलब हमारा क्या हो जाता है कि जो भी हमारा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारा अगर हम कोई ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन लिए हैं एफ एक्स वाई तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, मतलब वो मार्जिनल एक्स और मार्जिनल वाई के जो है मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो तब हम बताते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है, अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो। आपने इंडिपेंडेंस वाला प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था, सेम वही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आप रैंडम वेरिएबल पे डिफाइन कर रहे हैं। सॉल्यूशन, एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन क्या है, वो जो है 0 से ग्रेटर देन होता है, और जो आपका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारा क्या इक्वल 1 होता है। ये आपने जो है रैंडम वेरिएबल के लिए भी डिफाइन किया कि इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स वाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। डेंसिटी फंक्शन हमारा हमेशा यूनिटी होता है। यहाँ से हम ये डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपका ये जो दिया हुआ है डेंसिटी फंक्शन वो यूनिटी के इक्वल है या नहीं है। तो हमारा डेंसिटी फंक्शन क्या है, 0 से 1, 0 से x, मतलब हम सबसे पहले इंटीग्रल पे x के रिस्पेक्ट में लिमिट लिखते हैं और सेकंड हम y के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। फिर हमारा क्या है 2 dx dy, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी पहले हम इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, देन हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 0 से 1 x dx और दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि हमारा ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1, मतलब ज्वाइंट डेंसिटी इज 1। तो इट मींस हमें जो ज्वाइंट डेंसिटी दी हुई है वो राइट है। देन नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स है हमारा, कॉन्टिन्यूअस केस है तो हम क्या करेंगे एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स वाई डी वाई। ये आपका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होता है, दिस इज द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। और आप किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स निकालनी है तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें एक चीज ये बताइए, इसकी लिमिट 0 से एक्स क्यों डिफाइन की गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ में मेंशन है कि y की लिमिट 0 से x पे है। ओके, तो आपका क्या हो गया 0 से x, क्योंकि आपको y की लिमिट गिवन है, तो देन दिस इज इक्वल टू 2x। आप इंटीग्रेट करेंगे। मैम हाँ बेटा, मैम ये dy के रिस्पेक्ट में क्यों इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है? बेटा हमको मार्जिनल डेंसिटी से हमें पता चलता है, हम जिसका डेंसिटी निकालते हैं तो हमें उसका नेचर जानना होता है कि वो कैसे होता है। ठीक है,
अच्छा तो मैम x का निकालना है इसलिए dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हाँ हैं, अगर y का निकालना होगा तो dx के रिस्पेक्ट में। हाँ बेटा, ठीक है। यस मैम। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x और आपकी लिमिट हो जाएगी x की लिमिट 0 से 1 तक। तो आपका क्या, ये आपका जो है x का डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। x का पीडीएफ आपका ये हो जाएगा 2x और आपकी इसकी लिमिट हो जाएगी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब सिमिलरली आपको जो है y के रिस्पेक्ट में करना है। अब मुझे y वाला बताइए कि y का किस बेसिस पे किया गया है। आपका डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन आपको पता है 2 है और उसमें लिमिट आपकी x की है 0 से 1 और y की लिमिट है आपकी 0 से x तक है, ठीक है। और हमें मार्जिनल डेंसिटी निकालना है y का। तो यहाँ पे हमारा जो है x की लिमिट क्या होगी, मेरा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? डेंसिटी फंक्शन शो हो रहा है ना ऊपर? यस मैम। तो जो डेंसिटी फंक्शन शो हो रहा है इसमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y निकालिए। मैंने x बताया कि कैसे निकला मार्जिनल डेंसिटी, अब y का बताइए कि y का क्या होगा। क्या बच्चों सब सो रहे हो क्या? उज्जवल, विभुम, उत्तम। मैम बेटा तो मैंने जो क्वेश्चन नो मैम। पूछा कोई बताएंगे? शिवम, अंश, अंश गुप्ता एंड अंश पांडे, आशुतोष एंड सो ऑन। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताएंगे बच्चों? मैम उसकी लिमिट तो 0 से 1 तक ही होगी ना, यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों। क्योंकि दिया हुआ है। x की लिमिट दी हुई है इसलिए वो हमारी 0 से 1 तक है। बट बेटा y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे ना। तो फिर और आपको निकालना तो y है ना। यस मैम, तो y से 1 तक रहेगा। वाई से 1। y से 1 ना। हाँ क्योंकि x तो 1 तक है उसका। क्योंकि मैं ओके यस बच्चों, मैम ये चीज एच की याद वैल्यू रखें। 1 पर दी है। अगर आपका यहाँ पे y की वैल्यू मतलब x पे डिपेंड ना करके आपकी 1 होती, तब आपकी एज इट इज आपकी x की भी वैल्यू क्या हो जाती, 0 से 1 आप मेंशन कर देते। बट आपके पीडीएफ में जो है मेंशन है कि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो इट मींस आपकी जो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y से 1 तक। ठीक, कॉन्टिन्यूअस केस में हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि आपकी लिमिट के ही कारण आप मार्जिनल डेंसिटी गलत करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या, डिस्क्रीट केस में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डिस्क्रीट में हमें क्या है कि हम सीधे पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस में हमें इंटरवल डिफाइन करना रहता है। और इंटरवल में हम लिमिट जब जब भी लिमिट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बस हमने देखा ये लिमिट दे दिया गया है, बट आप पहले देखिए कि आपके पीडीएफ में लिमिट दी क्या गई है। ठीक, तो इसलिए आप जब मार्जिनल ऑफ y निकालेंगे तो वो आपकी x की लिमिट हो जाएगी y से 1,
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 1 माइनस वाई, और वाई की लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से 1। 0 से 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए हमारी y की लिमिट 0 से 1 तक हो जाएगी। तो हमारा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा 2 1 माइनस वाई, उसकी लिमिट है 0 से 1 तक। दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। तो आपको जब भी कहा जाता है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y या फाइंड द डेंसिटी ऑफ y, तो इट मींस आपको उसका मार्जिनल निकालना है अगर हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन, द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x। आपको कंडीशनल डेंसिटी निकालना है y के लिए जब हम गिवन x है, तो x पे आपको जो है जब कॉन्टिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट केस में आपको x की पर्टिकुलर कोई वैल्यू दी हुई रहती है, बट जब हमारा कॉन्टिन्यूअस केस होता है तो हम क्या हो जाता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन f y गिवन x इज इक्वल टू जॉइंट डेंसिटी फंक्शन f एक्स वाई अपॉन एफ एक्स, मतलब जॉइंट डेंसिटी फंक्शन अपॉन मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे आपका क्या है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है 2, और आपका जो है मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x क्या है 2x, आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x, और आपका इस पे इस केस में आपकी लिमिट क्या एज इट इज 0 से x के बीच में रहेगी। तो आपके कंडीशनल में क्या है आप चेंज नहीं करते हैं। ये कब है आपका 0 से, जब x आपका 0 से 1 के बीच में है। सिमिलरली द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x गिवन y, और y की लिमिट आपकी क्या है 0 से 1 के बीच में है, तब आपका क्या आपने मार्जिनल डेंसिटी ऊपर डिफाइन किया है ना कि जब आपकी 0 से 1 है तो आपकी x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई, और आपकी यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी y से 1 के बीच में। तो ये चीज जरूर नोटिस करिएगा कि आपकी जो लिमिट दी है गिवन पे, जो लिमिट दी गई है इट मींस वो आपकी मार्जिनल की है, और मार्जिनल के बेसिस पे आपकी जो भी अल्टरनेटिव लिमिट रहती है वो आप मेंशन करते हैं। थर्ड वन, सिंस एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू 2x 1 माइनस वाई, मतलब आपका क्या है मार्जिनल ऑफ x एंड मार्जिनल ऑफ y, आपका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आ रहा है प्रोडक्ट टर्म कंसीडर कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट टर्म आपका क्या हो रहा है 2x 1 माइनस वाई, ये आपकी नॉट इक्वल टू है एफ एक्स वाई, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इट मीन्स आपका ये x और y आपका नॉट इंडिपेंडेंट है, बट अगर यही आपका इसकी वैल्यू जो है एफ एक्स वाई के इक्वल हो जाती तो आप कहते कि इट इज इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट भी शो करने के लिए आ सकता है, तो इंडिपेंडेंट आप इस तरीके से शो करेंगे। ये बेटा आप लोगों का हो गया मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन एंड कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंस। तो आपका दोनों केस एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको अभी नोट सेंड कर देंगे आज शाम तक इसका, तो अलग अलग डिफिनेशंस भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं आप में से कोई भी इसको अटेम्प्ट करके भेज नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम बच्चों थोड़ा सा उसको करिए और करके सबमिट करिए। आप लोग कोई इंटरनल असेसमेंट की डेट आई कि नहीं आई? नो मैम। नो मैम अभी नहीं आई। किसी भी पेपर की नहीं आई है? नो मैम। नो मैम। अभी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है? नो नो मैम। मैम। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। इससे भी रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप लोगों को सेंड कर देते हैं। तो अभी तक तो आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जितना भी है आप लोग रिवाइज कर लीजिए, जिसको भी जो भी
प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो वो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके रिलेटेड हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट में हमारा यूनिफॉर्म, बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, ये सारे आते हैं। टुडे वी डिस्कस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा क्या हो जाता है? द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर इट इज एग्जिस्ट इट गिवन बाय। आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप डिनोट करते हैं mxt। बेटा स्पीकर ऑफ करिए। आपका मोमेंट जेनेटिव फंक्शन हो जाता है mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर tx, दिस इज इक्वल टू समेशन e की पावर tx fx। आपका क्या है? समेशन मतलब डिस्क्रीट केस है तो आपका समेशन e की पावर tx fx हो जाता है। और अगर आपका ये इंटीग्रल मतलब कॉन्टिन्यूअस केस होता है तो देन आपका क्या हो जाता है? इंटीग्रल e की पावर tx fx dx। तो आपको एक्सपेक्टेशन का याद आ रहा होगा कि जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल करते थे, हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या करते थे? अगर हमारा डिस्क्रीट रहता था तो समेशन x fx करते थे, और अगर हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता था तो हम क्या करते थे? इंटीग्रल x fx dx करते थे, और सिंगल रैंडम वेरिएबल था वो हमारा। बट अगर 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हो जाता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है? अगर यही आपका 2 यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x एंड y हो जाता तो आपका जो है मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन क्या हो जाता? मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन आपका यहाँ पे हो जाता ज्वाइंट डेंसिटी के लिए। ओके, तो आपका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन क्या हो जाता है? मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल tx फॉर डिस्क्रीट केस mxt इज इक्वल टू। मैम हाँ बच्चे, मैम इसमें ये टी क्या है? ये बेटा हमारा टाइम है। कोई भी कांस्टेंट हम डिफाइन कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैम ये टी क्वेश्चन में पूछा रहेगा। बेटा अगर हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना रहता है तो हम इसको इसी तरीके से डिनोट ही करते हैं। ओके ठीक है, ये आपका ठीक है मैम। होता ही है। आपका x जो है वो आपका चेंज हो सकता है क्योंकि वो आपका क्या है? वो आपके रैंडम वेरिएबल है। रैंडम। ठीक है, बट ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। ओके, ओके मैम। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट केस के लिए mxt इज इक्वल टू समेशन। समेशन ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज है। एक्सपोनेंशियल tx की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? टेलर सीरीज अगर आपको याद होगा तो एक्सपोनेंशियल tx की वैल्यू हमारी हो जाती है समेशन tx की पावर का होल k अपॉन k फैक्टोरियल। अगर आपको टेलर सीरीज याद होगी तो टेलर सीरीज में हमारा जो है हो जाता है कि अगर हमारी ये है तो दिस इज इक्वल टू ऑन k फैक्टोरियल हो जाता है। और इसे जब हम k की वैल्यू हमारी जो है 1 0 से
तक हो जाती है। तो हमारी जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, के मैम कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ बच्चे? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। ओके अब शो हो रहा है? यस मैम। यस Yes, मैम अब हो रहा है। यस मैम। आपका क्या है, हमारा क्या है, mxt इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर tx डिफाइन किया हमने, और हमारा एक्सपोनेंशियल tx क्या है, ये अगर हम टेलर सीरीज we using the Taylor series for exponential function, तो then we know that exponential function हमारा क्या हो जाता है, summation tx की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल हो जाता है। तो उस सीरीज को अगर हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इस सीरीज को हम ओपन कर सकते हैं k के रिस्पेक्ट में, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टेंस टू t की पावर r x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल प्लस सो ऑन fx, दिस इज इक्वल टू समेशन fx प्लस t समेशन s fx प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल समेशन x स्क्वायर fx प्लस t स्क्वायर अपॉन r फैक्टोरियल समेशन x की पावर r fx प्लस सो ऑन, दिस इज इक्वल टू आपका ये क्या है, समेशन fx है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है, दिस इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस समेशन x fx, तो आपका समेशन x fx क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका क्या हो जाता है, म्यू मतलब मीन, तो म्यू t, थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लेंगे, तो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, समेशन x स्क्वायर fx, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, जब हमारा नॉन सेंट्रल मूवमेंट होता है, मतलब म्यू टू ट्रांसपोज, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा म्यू टू ट्रांसपोज प्लस टेंस टू म्यू आर, ये आपका बेटा म्यू टू रहेगा, मतलब सेंट्रल मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट अबाउट मीन हो जाएगा, ये आपका वेरिएंस आता है। इसी तरीके से लास्ट वन आपका म्यू आर हो जाएगा, and it can be seen that in series of the moment generating of x, the coefficient of tr r factorial is mu r, मतलब आपका ये mu r डिफाइन करता है, तो the rth moment about the origin in the case continuous case the argument is the same, मतलब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मीन और वेरिएंस क्या हो सकता है, अगर कभी आपको अचानक करने को आ जाता है तो आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका मीन और वेरिएंस क्या हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ना डिफाइन करिए, सीधे मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल whose probability density function is given by, मतलब हमें कोई भी probability density function दिया हुआ है तो हमें इसका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन निकालना है, तो क्या करते हैं हम, fx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x है, और x की लिमिट क्या है, 0 इज ग्रेटर देन, वो x इज ग्रेटर देन 0 है, एंड यूज इट टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यू आर ट्रांसपोज, मतलब हमें क्या करना है, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन निकालना है और फिर म्यू आर ट्रांसपोज भी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के लिए हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन mxt is equal to expected exponential tx, this is equal to माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर tx fx dx, और आपका fx क्या है, e की पावर माइनस x, और आपका जो है लिमिट क्या है, x की लिमिट आपको दी हुई है 0 से इंफिनिटी तक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x विद इन अ ब्रैकेट 1 माइनस t dx,
और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1/1 माइनस टी फॉर t इज लेस देन 1। अगर t इज लेस देन 1 है तभी ये आएगा ना, अदरवाइज t इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी ना। एज इज वेल नोन व्हेन mod t is less than 1 the series for the moment generative function is, मतलब हमारी सीरीज क्या हो जाएगी यहाँ से mxt is equal to 1 plus t plus t square plus tends to tr plus so on। आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 plus 1 factorial 2 factorial and r factorial। तो यहाँ से आपका क्या है म्यू2 ट्रांसपोज म्यू r ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा वो r फैक्टोरियल। तो आपको क्या फाइंड करना था, म्यू r ट्रांसपोज की वैल्यू इससे फाइंड करनी थी। तो कभी भी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन आपको कुछ भी देते हैं तो देन आप उसको जो है सीधे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए और उससे फाइंड कर दीजिए। यही चीज आपका मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन होता है। अब आपका क्या है कि सम लिमिटेशंस होती है मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन की। फर्स्ट आपकी क्या है, a random variable x may have no moments although its mgf exist, मतलब आपका जो है मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है पर आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी रैंडम वेरिएबल है वो आपका मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा बट आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि जो है अगर आपका मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके मतलब एक सिंपल सी है इसकी ये लिमिटेशन है कि अगर आपका मोमेंट एग्जिस्ट करे या ना करे बट उस वेरिएबल का आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है या फिर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम fx इज इक्वल टू 1/x x प्लस 1 x की वैल्यूज है x इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, इट मीन्स आपका ये कौन सा हो गया, डिस्क्रीट केस हो गया। हियर एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x fx इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x 1/x प्लस 1। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा तो समेशन 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। x की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आपकी कोई सीरीज आ जाएगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन 1/x x इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी माइनस 1 सिंस समेशन 1/x इज a divergent series ex does not exist, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट mxt आपका क्या हो जाएगा, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, दिस इज इक्वल टू समेशन e की पावर tx fx। आपका क्या है यहाँ पे समेशन वेरी करेगा 1 से इंफिनिटी तक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी e की पावर tx अपॉन x x प्लस 1। हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ t कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन x इज वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी z की पावर x अपॉन x प्लस 1। हमने जो है z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t डिफाइन किया है, बाकी हमने वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं किए, रैंडम वेरिएबल हमारा x एज इट इज है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस सीरीज को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या है x x अपॉन 1 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस z क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी z माइनस z/2 प्लस z स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3 प्लस z क्यूब 1
by 3 minus 1 by 4 plus so on। तो यहाँ से जो हमारी सीरीज हो जाएगी क्या हो जाएगी, z प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस सो ऑन माइनस z अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 माइनस जेड क्यूब अपॉन 4 माइनस सो ऑन। तो आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इज द लॉग सीरीज, ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस जेड माइनस आपकी सेकेंड जो सीरीज हो जाएगी उससे हम क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन जेड कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी जो रिमेनिंग रह जाएगी वो भी जो है वो जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड लॉग 1 माइनस जेड हो जाएगा, जहाँ पे आपका z इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस 1 लॉग 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, मतलब हम z की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो वहां से हमारी क्या हो जा रही है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस टी माइनस 1 लॉग 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर t इज लेस देन 0। Also mxt moment generating function is equal to 1 for t is equal to 0, t is equal to 0 हम पुट कर देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। Since mod of z is less than 1 implies that mod of exponential of t is less than 1, this is implies that t is less than 0, मतलब आपका exponential t जो है वो mod वो लेस देन 1 है, बट आपका t जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड आपका होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किसी की भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी रहती है। आपका फर्स्ट डिस्क्रीट केस में, डिस्क्रीट केस का मतलब आपको क्लियर है कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है डिस्क्रीट, फर्स्ट आपका जो है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाता है कि जब हमें कोई भी आउटकम की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। सपोज दैट हम कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने में क्या रहती है, हमारी जो आउटकम रहती है उसकी चाहे वो हेड आए चाहे वो टेल आए, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इक्वली होती है ना। तो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है कि कभी भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके आने के चांसेस वो इक्वल होते हैं। फॉर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन a random variable x is said to have a discrete uniform distribution over the range 1 closed interval 1 और n। आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज और ओपन इंटरवल में डिफरेंस ये होता है कि क्लोज का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू दी है वहां से लेके जहां तक दी हुई है, अगर इसी को हम जो है 1 से n तक है, इट मीन्स आपका क्या है 1 भी कंसीडर करेंगे, 2 भी कंसीडर करेंगे, 3 भी कंसीडर करेंगे, n की जो भी वैल्यू दी जाएगी वहां तक हम कंसीडर करेंगे। अगर यही ओपन इंटरवल होता, ओपन इंटरवल 1 से n होता, तो हमारा हो जाता हम 1 कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जो हमारी वैल्यू x की रहेगी वो हमारी 1 से बड़ी रहेगी बट n से छोटी रहेगी। ओपन और क्लोज इंटरवल का डिफरेंस पता है आप लोगों को ना? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है बच्चे। तो Yes, आपका ma'am. यहाँ पे क्या है कि आपका ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका ओवर द रेंज क्लोज इंटरवल 1 n इफ इट्स पीएमएफ इज, इसका पीएमएफ हो जाता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x 1 अपॉन n फॉर x इज इक्वल टू 1 2 टेंस टू n, मतलब x की वैल्यू आपकी 1 से n तक जाएगी, 0 अदरवाइज। इसका मूवमेंट आपका हो जाएगा, मूवमेंट मीन्स मतलब आपका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट मूवमेंट आपका मीन होता है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज द मीन,
तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1/n समेशन आई। आपका ये कैसे हुआ, ये क्लियर है ना? ये कैसे आया, ये क्लियर है बच्चों के डाउट है? डाउट है मैम। आपका डिस्क्रीट केस में क्या हो जाता है, डिस्क्रीट में आपका हो जाता है एक्स एफ एक्स। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है तो ये हमारा हो जाता है समेशन एक्स एफ एक्स हो जाता है। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स हमारा वेरी कर रहा है 1 से n तक, इसलिए हमने x को डिफाइन कर दिया है r से। r पे हमारा समेशन हो गया है, सॉरी i से, और i हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 1 से n तक है, जो कि हमारा ये x वेरी कर रहा है। और हमारा fx क्या है, fx की वैल्यू हमारी क्या है, 1/n है। तो हमने 1/n हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, इसे हमने कॉमन ले लिया है। तो 1/n समेशन i इज वेरी फ्रॉम 1 to n। इसे हम चाहें तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, xi, और i वेरी फ्रॉम 1 to n। बट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नेचुरल नंबर डिफाइन किया, इसलिए i से डिफाइन किया है। और इस सीरीज को आप ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, 1 प्लस, मैम n, हाँ क्या हो जाएगी बच्चे, मैम n into n plus 1/2 sum of n series का। सम ऑफ n सीरीज n प्लस मैम n into n plus 1/2। हो जाती है, और n आपका कैंसिल हो जाता है। इस सीरीज की वैल्यू आपकी हो जाएगी n प्लस 1/2 हो जाती है। ठीक है, आपका यहाँ पे n कैंसिल हो गया, तो आपका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा n प्लस 1/2। सिमिलरली यही चीज आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट किया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में भी यही टर्म होगा ना, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा केवल। ठीक, यहाँ से आपके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 to n प्लस 1/6 आ जाएगी। तो आपका वेरिएंस क्या हो जाता है, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका वेरिएंस आ जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1/12। तो आपका जो है, अगर यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पूछा जाए तो मीन आपका हो जाता है n प्लस 1/2, और आपका वेरिएंस पूछा जाता है तो वेरिएंस आपका हो जाता है n प्लस 1 n माइनस 1/12। इसे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1 को n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका mgf मतलब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल tx, दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन e की पावर tx, और x आपका वेरी कर रहा है 1 से n तक, दिस इज इक्वल टू 1/n एक्सपोनेंशियल t हम कॉमन ले लेंगे, और रिमेनिंग हमारा जो विद इन अ ब्रैकेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल t प्लस टेंस टू एक्सपोनेंशियल n माइनस 1 t, दिस इज इक्वल टू 1/n एक्सपोनेंशियल t 1 क्रॉस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल n t अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल t। और आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी
दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एन टी अपॉन एन 1 minus exponential t. This is the moment generating function of uniform discrete uniform distribution. तो बच्चों एक चीज क्लियर रखिएगा कि ये आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आपका जो है कॉन्टिन्यूअस में भी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका क्लोज सेट होता है और कॉन्टिन्यूअस में आपका ओपन इंटरवल कंसीडर किया जाता है, और इसमें आपका ये 1 और n पे ही डिपेंड करता है, बट कॉन्टिन्यूअस में आपका a और b पे डिपेंड करता है, जो कि आपका कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ओके, यहाँ तक आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को आज इसकी स्लाइड में, दोनों की स्लाइड आज या कल, मे बी कल मॉर्निंग में भी सेंड कर सकती हूँ, तो यहाँ कल आप मतलब यहाँ तक का आप लोग सब चेक कर लीजिएगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो आप नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आप लोगों का ट्यूसडे को जो है 1 o'clock से क्लास लूंगी। आप लोग शायद फ्री है ना 1 बजे से ट्यूसडे को? फ्री है ना ट्यूसडे को? यस मैम। Yes, ma'am. आप लोगों का जो है ट्यूसडे को 1 बजे से मैं क्लास लूंगी। ओके मैम। ओके, और आज तक का जितना भी पढ़ाए हैं सब लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो फिर आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके मैम। चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे को, बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.